हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी विद डॉक्टर संदीप। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में, उसके स्टार्टिंग करी थी। उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बात करते हैं एजुकेशन साइकोलॉजी का इन एजुकेशन की फील्ड में कितना रोल प्ले रहता है। कि जब हम एजुकेशन की फील्ड में आते हैं तो वहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ एजुकेशन को देखा जाता है, और यहाँ पर फिलहाल जो हम देख रहे हैं वो एजुकेशन को साइकोलॉजी के साथ देखा जा रहा है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी का ओवरऑल एजुकेशन की फील्ड में क्या कंट्रीब्यूशन रहता है, वहाँ से अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी टू द थ्योरी ऑफ एजुकेशन। कि जब हम पूरी साइकोलॉजी को देखते हैं तो बहुत बड़ा कंसेप्ट आ जाता है साइकोलॉजी का। उसका जो एक पार्ट है जो हम एजुकेशन में यूज करते हैं वो हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी हो जाता है, और एजुकेशन साइकोलॉजी की हेल्प से हम एजुकेशन की थ्योरीज में कैसे क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे पहला है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कि एजुकेशन साइकोलॉजी से हमें मानव की अभिवृत्ति और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में जानकारी मिलती है कि किस उम्र में बच्चे का नॉर्मली कितना विकास हो जाता है, उसकी कितनी डेवलपमेंट हो जाता है, और उसके डेवलपमेंट के साथ साथ उसके बिहेवियर में किस प्रकार के चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। देन मेंटल एबिलिटीज एंड देयर मेजरमेंट। हम जानते हैं जब हम मनोविज्ञान देखते हैं तो व्यवहार का विज्ञान है वर्तमान में। तो जब हम बच्चे की मानसिक क्षमताओं को देखते हैं जो कि स्थान परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित होती रहती है, तो उनका मूल्यांकन करना भी एक बड़ी समस्या आ जाती है। तो शिक्षा मनोविज्ञान मनुष्य की, बच्चे की मानसिक स्थिति को, मानसिक क्रियाओं का मूल्यांकन और मापन करने में हेल्पफुल रहता है। और मेंटल हेल्थ एंड एडजस्टमेंट। प्रेजेंट सिचुएशन में मेंटल हेल्थ पर बहुत फोकस किया जा रहा है, क्योंकि हमारी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि मेंटल एडजस्टमेंट के बारे में हम ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा टेंशन, एक साधारण सा एग्जाम्पल है कि टेंशन, मेंटल एडजस्टमेंट ना होने की वजह से टेंशनें बढ़ती जाती है। तो एजुकेशन साइकोलॉजी हमारी मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य समझ में आता है कि बीमारी है, कोल्ड है, फीवर है, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में भी आज के टाइम में बहुत जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि जो मानसिक कमियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, उनको देखकर, पहचान कर उनके लिए पहले से ही कार्य किया जा सके ताकि वो समस्या ना बने। और उसी के साथ आ जाता है एडजस्टमेंट, समायोजन। कि व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ समायोजन, समाज का समाज के साथ समायोजन, व्यक्ति का समाज के साथ समायोजन, स्टूडेंट का क्लासरूम में एडजस्टमेंट, बहुत टाइप के एडजस्टमेंट हो जाते हैं। तो जहां पर एडजस्टमेंट है, मेंटल हेल्थ है, वहां पर हमारी साइकोलॉजी का यूज होता है। फिर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है, उसकी सोच, उसकी समझ, उसका रहन सहन, उसका खान पान, उसका एनवायरनमेंट। अगर सब चीजें अलग हैं तो फिर हम बच्चे को एक ही तरीके से कैसे मापन, मूल्यांकन कर सकते हैं उस बच्चे का? नहीं कर सकते। अगर सभी चीजें एक ही तराजू से तोली जा रही हैं तो हर बच्चे के लिए हमें ये देखकर चलना पड़ेगा कि इसकी मानसिक हालत कैसी है, उसके शारीरिक डेवलपमेंट कैसा हुआ है, उसका इंटरेस्ट किस प्रकार का है। तो ये सारी चीज जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाते हैं वो हमें साइकोलॉजी से पता लगते हैं। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन वो बच्चे जो सामान्य से अलग हैं। अब सामान्य से अलग, शारीरिक रूप से तो अलग नहीं हो रहे, लेकिन मानसिक रूप से जो बच्चे सामान्य बच्चों से अलग हैं। अब इसमें भी दो कैटेगरीज आ जाती हैं। एक तो वो जिनका आईक्यू बहुत कम है, और दूसरे वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आईक्यू वाले हैं। तो इन बच्चों को डिफरेंशिएट करने में साइकोलॉजी हेल्प करती है। फिर ग्रुप साइकोलॉजी।
ग्रुप साइकोलॉजी से यहाँ पर कई सारे ग्रुप से मतलब आ जाता है। पहला छोटा सा इस चीज जो आती है, एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए कि एक छोटा सा बच्चों का समूह बना दिया गया और उस समूह को एक टास्क दे दिया कि आपको ये काम इतने समय में पूरा करना है। तो वो जो छोटा सा ग्रुप है बच्चों का, एक जो छोटा समूह है, उसमें बच्चा कार्य करते हुए अपने टाइम के हिसाब से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करता है। लेकिन अगर इसी ऑब्जेक्टिव को बड़े स्तर पर देखा जाए तो उसका क्लासरूम का ग्रुप कैसा है? वो अपने ग्रुप के साथ, जिस किसी भी ग्रुप में है, हाउस में है, फैमिली में है, क्लासरूम में है, फंक्शन में है, एक्टिविटी कर रहा है, कोई ग्रुप एक्टिविटी में है, तो वहां पर वो कैसे दूसरे बच्चों के साथ एडजस्ट करता है, एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, अपने ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए कैसे हेल्प करता है। फिर बात आती है लर्निंग एंड टीचिंग। लर्निंग, सीखना, कि हर बच्चा अपने अनुसार चीजों को देखता है, समझता है, सीखता है। नियम वही है, लेकिन हर बच्चे का नियम को समझने का तरीका, उसे अप्लाई करने का तरीका अलग हो सकता है। और साथ ही आ जाती है बात टीचिंग की, सिखाना, कि जब हम बच्चे को कोई एक चीज सिखा रहे हैं, कोई एक नियम बता रहे हैं, तो एक टीचर एक नियम को 40 बच्चों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, नियम एक ही रहेगा, बट वो 40 बच्चे कैसे उसे सीख रहे हैं, वो 40 के 40 का अलग हो सकता है। तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, नॉलेज सेम है, लेकिन 40 बच्चों का अगर क्लासरूम है तो 40 बच्चों के क्लासरूम में, क्योंकि हर बच्चा दूसरे से अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रखता है अपने, तो उसी प्रिंसिपल को वो 40 तरीके से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज मनोविज्ञान बताती है हमें। देन इंटरेस्ट, अटेंशन एंड परसेप्शन, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट कैसा है, उसकी अटेंशन पाने के लिए हमें क्या करना है, और उसका परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण किस प्रकार का रहेगा। इन शॉर्ट, हर स्टूडेंट का इंटरेस्ट एरिया सेम नहीं हो सकता। हर स्टूडेंट की जो अटेंशन है वो चेंज होती रहती है, और क्योंकि अटेंशन और इंटरेस्ट अलग है, तो हर स्टूडेंट का जो परसेप्शन भी होगा वो भी डिफर हो जाएगा। इसे समझने के लिए कि एक बच्चे को अगर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है तो मैथमेटिक्स की क्लास में अटेंशन लेकर बैठेगा, क्योंकि उसका अंदर से इंटरेस्ट है उस चीज के लिए। लेकिन अगर उस बच्चे का किसी दूसरे एसएसटी या साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो उसकी अटेंशन तो पहले ही आधी हो गई, क्योंकि उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं है। तो ऐसे में टीचर को उस बच्चे की अटेंशन को लेने के लिए डिफरेंट एक्टिविटीज पार्टिसिपेट करानी पड़ेंगी, जिसमें बच्चा पार्टिसिपेट कर सके। और वैसे ही उसका फिर परसेप्शन आ जाता है। जैसा उसने ज्ञान अर्जित करा, जैसा उसने इंटरेस्ट डेवलप करा, वैसा ही उसका परसेप्शन हो जाता है कि मैथ्स में इंटरेस्ट है तो मैथ्स के सवाल तो बहुत आसानी से दूसरों को समझा सकता है, परंतु साइंस में या एसएसटी में इंटरेस्ट नहीं है, तो वहां पर वो बेहतर तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। फिर आगे बात आती है मेमोरी, फॉरगेटिंग एंड मोटिवेशन, कि मनोविज्ञान हमें बच्चे की मेमोरी को जानने में हेल्प करता है, उसकी भूलने की क्षमता को जानने में हेल्प करता है, और उसी के अनुसार फिर हम उसे मोटिवेट करते हैं। साधारण तौर पर अगर बात करें हम कि बच्चे की मेमोरी कैसी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी कैसी है, उसी के आधार पर हम बच्चे की फॉरगेटिंग पावर निकाल पाते हैं, भूलने की जो क्षमता है। कि अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी भूल का कम है बच्चे की, तो 5-10 मिनट पहले जो उसे चीज बताई थी वो 5-10 मिनट बाद भूल जाएगा। तो उसी के अनुसार हमें हर 10-15 मिनट में उसे मोटिवेट करना पड़ता है। दूसरे तरीके से कहें कि अगर हम छात्रों को अच्छे तरीके से मोटिवेशन दे दें तो बच्चे की मेमोरी बढ़ती है और भूलने की क्षमता घट जाएगी। ये मोटिवेशन का काम है
मोटिवेशन कहाँ से मिलती है हमें? साइकोलॉजी से। फिर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है हमारा ओवरऑल पर्सनैलिटी का। आज के टाइम में पर्सनैलिटी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट बनकर चल रही है, चाहे एमएनसीज हो, चाहे स्कूल्स कॉलेजेस हो, एजुकेशन सेक्टर हो, कि बच्चे की पर्सनैलिटी, टीचर की पर्सनैलिटी कैसी है? गुड लुकिंग है? क्या वो नॉलेजेबल है? क्या वो इफेक्टिव है? तो जहां साइकोलॉजी आ रही है वहां पर्सनैलिटी भी आती है, और पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए हमें साइकोलॉजी के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। पर्सनैलिटी को कैसे डेवलप किया जाए ये हमें साइकोलॉजी बताती है। देन रीजनिंग, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि ये हमें सामने वाले बच्चे से उसकी रीजनिंग पावर कैसी है, उसकी सोच कैसी है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, उसका समस्या समाधान का नजरिया कैसा है। ये प्रॉब्लम्स हम सबकी लाइफ में है, लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है वो डिपेंड करता है कि हम कैसे अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। ऐसे ही हमारी थिंकिंग और हमारी रीजनिंग, हमारी सोच कैसी है, उस समस्या को देखने का नजरिया कैसा है। फिर एजुकेशन में दोबारा से आते हैं तो हमारा करिकुलम। जब हम कोई भी सिलेबस डिजाइन कर रहे होते हैं, कोई भी करिकुलम डिजाइन कर रहे होते हैं, तो वहां पर मनोविज्ञान अपना पूरा प्रभाव डालता है, क्योंकि इससे हमें बच्चे को बेहतर ज्ञान अर्जित कराने में सहायता मिलती है। एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस, कि स्टूडेंट्स को आगे इन फ्यूचर किस वोकेशनल कोर्स के लिए या हायर एजुकेशन के लिए गाइडेंस देने में आसानी मिल जाती है। जब हम बच्चे को समझ जाते हैं, पहचान पाते हैं कि उसका पर्सनालिटी कैसी है, उसका इंटरेस्ट किस एरिया में है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी कैसी है, तो हम आसानी से उसके लिए हायर एजुकेशन के लिए और वोकेशनल एजुकेशन के लिए गाइडेंस दे सकते हैं। देन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम साइकोलॉजी के बारे में बात कर रहे होते हैं तो साइकोलॉजी में हमें बच्चे की पर्सनैलिटी निकालनी है, इंटरेस्ट निकालना है, तो वहां पर उसका जो मापन और मूल्यांकन करना पड़ता है वो टोटली डिफर हो जाता है, कि हर बच्चे का पर्सनैलिटी अलग है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग है, इंटरेस्ट अलग है, एडजस्टमेंट अलग है। तो इनका मापन और मूल्यांकन के लिए भी हमें मनोविज्ञान के नियमों का ही पालन करना पड़ता है। और स्कोप एंड मेथड्स ऑफ रिसर्च, कि इस आधार पर हम भविष्य में आने वाली समस्याओं को पहले से ही ढूंढकर उन समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, या साधारण शब्दों में कहें तो नई रिसर्च खोजने में, नई रिसर्च करने में ये एजुकेशन साइकोलॉजी हमारे लिए बहुत यूजफुल रहती है। फिर इसी का वाइस वर्सा होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी इन द प्रैक्टिस ऑफ एजुकेशन, कि एजुकेशन में ही हम कैसे एजुकेशन साइकोलॉजी को यूज कर सकते हैं अपने क्लासरूम टीचिंग में। तो पहले बात आती है टीचिंग मेथड्स, मैक्सिमम ऑफ टीचिंग्स, मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, यूज ऑफ टीचिंग एड्स एंड फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। पहले बात करते हैं टीचिंग मेथड्स। हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक अलग मेथड है, और वो मेथड डिपेंड करता है कि उस मेथड के लिए हम किस अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं। हर सब्जेक्ट को पढ़ाने की अप्रोच अलग है, अप्रोच अलग है तो हमारे मेथड्स भी अलग है, मेथड्स अलग है तो हमारे जो मैक्सिम्स हैं, जो युक्तियां हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू मेथड्स, अकॉर्डिंग टू अप्रोचेस चेंज हो जाएगी। तो एजुकेशन साइकोलॉजी ये हेल्प करता है कि क्लासरूम में किस सब्जेक्ट को हम पढ़ा रहे हैं, किस लेवल के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, उस लेवल के बच्चे के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी अप्रोच, अपना मेथड और मैक्सिम्स को यूज करना आना चाहिए। देन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन, अनुशासन को बनाए रखना। एक टाइम था जब अनुशासन का मतलब छड़ी से माना जाता था, लेकिन अब समय बदल चुका है। यहां पर एजुकेशन साइकोलॉजी क्लासरूम डिसिप्लिन को मेंटेन करने में भी बड़ी हेल्प करती है, कि हर बच्चे को डिफरेंट तरीके से डिसिप्लिन में लाया जा सकता है। तो कितने तरीके हो सकते हैं वो डिपेंड करता है हमारे स्टूडेंट के ऊपर। देन यूज ऑफ टीचिंग एड्स,
अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए एक टीचर जितने ज्यादा टीचिंग एड्स यूज करता है, जितने ज्यादा ऑडियो विजुअल एड्स यूज करता है, चाहे चार्ट पेपर हो, मॉडल हो, प्रोजेक्टर हो, लर्निंग बाय डूइंग हो, फील्ड एक्टिविटी हो, उससे उसकी जो टीचिंग है वो उतनी ही बेहतर डेवलप होती है, उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव होती है। देन फ्लेक्सिबल टाइम टेबल। टाइम टेबल भी प्रेजेंट में इतने फ्लेक्सिबल हो गए हैं, क्यों? क्योंकि हम अब टाइम टेबल को डेवलप करने में, तैयार करने में भी साइकोलॉजी का यूज करते चले आ रहे हैं। देन को करिकुलर एक्टिविटीज। स्कूल एजुकेशन अब सिर्फ किताबी ज्ञान देने तक सीमित नहीं है, उसमें को करिकुलर एक्टिविटीज भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब को करिकुलर एक्टिविटीज को कैसे डिजाइन किया जाए, कौन सी एक्टिविटीज रखी जाए, वो कहीं ना कहीं इस बात पर ही असर डालती है कि कितने बच्चे किस एक्टिविटी में इंटरेस्ट रखते हैं, किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। देन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। प्रेजेंट की जो एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, मतलब छात्र को ध्यान में रखते हुए सारे जो हमारी शिक्षा के प्रकरण होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। तो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है, तो सारी चीजें इस फोकस के साथ तैयार की जाती है कि इससे स्टूडेंट को डेवलपमेंट करने में हेल्प मिले। देन एडमिनिस्ट्रेशन। जो भी प्रशासनिक कार्य हैं किसी भी स्कूल, कॉलेज या ऑफिस के, वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से ही जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब इतने लोग एक टीम के साथ काम कर रहे हैं, इतने बच्चों को लेकर चलते हैं, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन को मेंटेन करने में, उसे डेवलप करने में इसका यूज होता है। देन प्रोडक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक एंड पीपल टीचर रिलेशन। किताबें किस तरीके से तैयार की जाए, उनमें मटेरियल कैसा डाला जाए, उसकी प्रिंटिंग कैसी हो, पेज कैसे हो, कैसे अपने कंटेंट को हम ज्यादा इफेक्टिवली बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं टेक्स्ट बुक के फॉर्म में। और पीपल टीचर रिलेशनशिप, टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो गुरु और शिष्य है उसकी संबंध किस प्रकार से हो। एक टाइम था जब गुरु को पिता के बराबर माना जाता था, उनसे बड़ा माना जाता था, पर आज गुरु का नेचर चेंज हो चुका है। वो एक फ्रेंड भी है, एक फिलोसफर भी है, एक गार्जियन भी है। ओवरऑल वो एक फैसिलिटेटर का रूप धारण किए हुए है कि कब उसे किस रूप में बच्चे की हेल्प करनी है। नेक्स्ट आते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी कि एजुकेशन साइकोलॉजी के लिए हमारे पास क्या एम्स है। तो टू हेल्प द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजर्स in organizing education effectively, to assist those connected with the administration of education in the proper discharge of their administration function। कि पहले जो 2 पॉइंट्स हैं वो जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं स्कूल्स के, कॉलेजेस के, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के, उनको रिलेट करती है ये कि वो बेहतर एजुकेशन प्रोवाइड करें और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस तरीके से काम करे कि उसमें सभी का ही डेवलपमेंट हो। देन टू हेल्प पेरेंट्स अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ देयर चिल्ड्रन। फिर पेरेंट्स के लिए एम है कि वो अपने बच्चों को बेहतर तरीके से समझ पाए, उनकी समस्याओं को समझे, उन बच्चों को समझ पाए। To help school principals and blind workers to evaluate their practice to make continuous improvement in them। प्रिंसिपल के लिए कि जो क्लासरूम, जो एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का लिंक है, स्कूल और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच का जो लिंक है वो प्रिंसिपल रहता है, तो वो बॉन्ड बेहतर तरीके से काम करे। और जो हमारे ब्लाइंड वर्कर्स हैं, यहाँ पर ब्लाइंड केवल ब्लाइंड्स के लिए ही नहीं है, मतलब जो पहले से परंपराएं चली आ रही है, आंख बंद करके बस फॉलो करते चले आ रहे, उनका भी थोड़ा सा डेवलपमेंट होना चाहिए ताकि ओवरऑल इंप्रूवमेंट हो सके। देन टू हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड एंड सॉल्व एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड टू डिस्चार्ज देयर अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज सक्सेसफुली। कि टीचर्स के लिए क्यों आवश्यक है कि वो बच्चों की समस्याओं का निराकरण कर सके
और अपने इंस्टीट्यूशन को, स्कूल कॉलेज जिसमें वो वर्किंग है, उसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से हेल्प कर सकें। टू असिस्ट मेकिंग द एजुकेशन process effectively and to assist citizens in achieving desired development, कि एजुकेशन का डेवलपमेंट हो और अच्छे सिटीजन्स का निर्माण किया जा सके। अब बात आती है कि यूटिलिटी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर टीचर्स। एजुकेशन साइकोलॉजी का जो यूज है वो एक एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी है, प्रिंसिपल के लिए भी है, पेरेंट्स के लिए भी है और टीचर्स के लिए भी है। यहाँ पर हम मेन फोकस कर रहे हैं कि टीचर के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी का कैसे यूज होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें कि एक टीचर के लिए एजुकेशन साइकोलॉजी की जानकारी होना क्यों आवश्यक है। हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, कि वास्तव में शिक्षा क्या है, उसके कंसेप्ट क्या है, उसके कार्य क्या है, उसके उद्देश्य क्या है, उसे बेहतर तरीके से समझने में सहायक है। हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग द पॉसिबिलिटीज ऑफ अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन एंड द टारगेट्स लिमिट, कि जो टारगेट उसे सौंपे गए हैं, जो टारगेट हम टीचर ने खुद बनाए हैं, उसको समय रहते कैसे पूरा किया जा सकता है। प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट हैव बीन डेवलप्ड in educational psychology which helps in the creation and selection of curriculum, कि करिकुलम के निर्माण में, सिलेबस के निर्माण में जब एक टीचर भी अपना रोल प्ले करता है कि हाँ मेरी क्लास में इस तरह के बच्चे के लिए ये समस्याएं थी इस टॉपिक के लिए, तो इस टॉपिक को हम कैसे और सुधार सकते हैं, तो करिकुलम के डेवलपमेंट के लिए भी टीचर यूजफुल रहता है। प्रिंसिपल, रूल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग in education psychology which help in the creation and selection of teaching methods, कि नियम, कायदे, प्रिंसिपल, सिद्धांत, इन सबको कराने के लिए टीचर कब किस सिद्धांत का प्रयोग किस तरीके से कर सकता है, उसको जानने के लिए, अपनी कक्षाओं में उसको उपयोग करने के लिए शिक्षा मनोविज्ञान बहुत यूजफुल है। फिर हेल्पफुल इन एजुकेशन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, ये बात पहले भी आ गई है, शिक्षा के मापन और मूल्यांकन के लिए उपयोगी है। हेल्प्स इन अंडरस्टैंड द रियल नेचर ऑफ डिसिप्लिन एंड फ्रीडम टू अचीविंग देम, कि डिसिप्लिन को मेंटेन करने में और डिसिप्लिन को बनाने में टीचर का बहुत बड़ा रोल रहता है, और अगर टीचर को शिक्षा मनोविज्ञान की जानकारी है तो वो उसे और बेहतर तरीके से उसका उपयोग कर सकता है ताकि जो गोल्स हैं वो अचीव किए जा सके। मेथड्स ऑफ मेजरिंग इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एक्सप्रेशंस एंड पर्सनालिटी ऑफ चिल्ड्रन, बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है कि हमें बच्चे को समझने में, उसे पहचानने में, उसे डिस्क्राइब करने में, उसकी मेंटल एबिलिटीज को समझने में, उसकी इंटेलिजेंस को समझने के लिए, उसके एप्टीट्यूड को, इंटरेस्ट को, एप्टीट्यूड को, उसके एक्सप्रेशन और उसकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसे समझने में हमें शिक्षा मनोविज्ञान बहुत सहायता करता है। जब तक हम बच्चे को प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे तब तक हम उसको उसी के अनुसार कंटेंट डिलीवर नहीं कर पाते। देन हेल्पफुल इन एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस, ये बात पहले भी आ चुकी है कि हायर एजुकेशन में उसे गाइडेंस देने के लिए या वोकेशनल एजुकेशन की गाइडेंस देने के लिए यूजफुल है। टीचर हेल्प्स इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, कि इससे जो एक अध्यापक है वो आगे जाकर अपनी सेवाओं से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन में भी काम हेल्प कर सकता है। हेल्पफुल इन सॉल्विंग देयर प्रॉब्लम्स ऑफ एजुकेशन, मेथड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग अदर एजुकेशनल प्रॉब्लम्स, कि शिक्षा में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान करने में शिक्षा मनोविज्ञान बहुत यूजफुल है, और जो पॉसिबिलिटीज हैं भविष्य में इन समस्याओं के पैदा होने की, या ये समस्याएं भी आ सकती हैं, जो पॉसिबिलिटीज रहती हैं उनको भी समस्याओं का समाधान करने में ये
उपयोगी रहती है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नए विषय के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।